फरिश्ता होते गर होते इबादत के लिए पैदा। क्लनी एबे के खित्ते के ऊपर आप क्लनी म्यूजियम देखेंगे। इसके सामने एक बड़ा सा खेल का मैदान है। यहाँ महकूमा आसार कदीमा के लोग एक मुसलसल खुदवाई जारी रखे हुए हैं, जहाँ उन्हें जमीन के अंदर कदीम तहजीब के टुकड़े दस्तयाब हो रहे हैं। चार दीवारी के अंदर पेचीदा तौर पर यहाँ कुंदा करदा खिड़कियाँ और नालियाँ देखने को मिलेंगी। पोप अर्बैन जो क्लूनाइट के पादरी हैं, क्लनी के चर्च की बड़ी तब्दीलियों को 1095 में जाहिर किया था। ये वो शख्स हैं जिन्होंने पहली बार सलीबी जंग का प्रचार भी किया। ग्राउंड फ्लोर से रोमन तर्ज के हम्माम तक सीढ़ियां उतरिए। वैसे वो रोमन ही थे जिन्होंने सर्दी, गर्मी और भाप के कमरों की इजाद का आइडिया दिया था। पेरिस के हल्ब में काम करने वाले बुलडोजर्स 28 स्टैचूज में से 21 को बेनकाब कर गए, जो जुदाह के बादशाहों की गैलरी के स्टैचूज के सर हैं। ये नोटर डेम के फैकेट से फ्रांस के इनकलाब के दरमियान काटे गए थे। अब हम रूई डी एल एकोल के सीधी जानिब सोरबोन की तरफ चलते हैं। ये 1253 में रॉबर्ट डी सोरबोन की जानिब से 16 गरीब तुलबा के लिए थियोलॉजिकल कॉलेज के तौर पर कायम किया गया। इसके फौरी बाद सोरबोन को यूरोप की कई बड़ी यूनिवर्सिटियों की जानिब से प्रेस्टीज और मियारी तालीम में सरपरस्ती हासिल हुई। सियासी और मजहबी झगड़ों में हमेशा इसका एक अहम रोल रहा है। 1968 में सोरबोन तुलबा के लिए एजुटेशन चलाने का मरकज बन गया, जो तमाम फ्रांस की यूनिवर्सिटियों की तब्दीली का बायस भी बना। फ्रांस की बेशतर पब्लिशिंग हाउसेस इसी क्वार्टर में अपने ऑफिसेज कायम किए हुए हैं और वहाँ पुरुमीद मुसन्निफीन की एक बड़ी तादाद भी मौजूद रहती है, जो फ्रेंच के वर्ब्स को होटलों की मेज पर तस्वीर करते हुए नजर आते हैं। इसी इलाके में घूमते हुए किताबों की दुकानें, सिनेमा घरों और तुलबा के जमा होने की जगहें भी देखी जा सकती हैं। ये लग्जमबर्ग के चमन जैसे इलाकों में चहल कदमी का मजा देता है। यहाँ के आसार कदीमा के ज़खायर और चॉकलेट की दुकानों और बैरूनी मार्केट का मुशाहिदा हम घूमते फिरते हुए कर सकते हैं। इस इलाके के डिजाइनर बुटीक्स सीधे किनारे के बिलमुकाबिल ज्यादातर बदले हुए नजर आएंगे, लेकिन वो आपकी पॉकेट की किताब पर इतनी आसानी से पूरे नहीं उतरते। एवेन्यू डी सैफ्रेन और चांस डी मार्स के अहाते की सैर करने पर हमें पता चलता है कि ये दरअसल अनगिनत बाजारों का एक सिलसिला है। बाद में ये इकोल मिलिटर का फौजी स्कूल बन गया, जो 15वीं लुइस के चहीते मैडम डी पॉम्पेडोर के हुक्म पर बनाया गया। ये 1772 में मुकम्मल हुआ। 15 साल की उम्र में नेपोलियन ने यहाँ इसकी इब्तिदाई ट्रेनिंग हासिल की थी। वो चैपल में पहचाना गया। डेसिनवेलाइट्स 14वीं लुइस की जानिब से बनाया गया, जो माजूर सिपाहियों के लिए आरामगाह की हैसियत रखता है। फैकेट तो निहायती आलिशान है और इसके दरवाजे का कोई जवाब नहीं। लुइस एक्वेस्ट्रेन का स्टैचू जो दरवाजे पर वाक़ है, वो मुकम्मल इंसाफ की तरफ इशारा करता है। इसके मुकाबिल ब्रॉन्ज में नेपोलियन हमेशा के लिए आराम कर रहा है।
इन इमारतों का छत स्लेट प्रूफ है, जिसका रुख कोबल्ड कोर डी होनेयर की जानिब है। ये जंग से मंसूब घोड़ों की ट्रैम्पलिंग से घिरा हुआ है। शहर की हिसारबंदी कांसे की तोपों और छीनी गई आर्टिलरी से की गई है। सेंट लुइस डेस इनवेलाइट्स का चर्च दुश्मन की फौज से छीनी गई झंडियों से सजाया गया है। इसके पीछे डोम का चर्च है, जहां नेपोलियन का जिस्म 6 कॉफिन्स में पाया गया था। मकबरा शानदार गुंबद के ऊपर बनी हुई खिड़कियों से निकलने वाली रोशनी से मुनव्वर रहता है। नेपोलियन के मुजस्समे के ठीक सामने एल एग्लॉन का मकबरा है, जो शहंशाह का इकलौता बेटा और जिसको रोम का बादशाह मुकर्रर किया गया था। उसका इंतकाल 21 साल की उम्र में हुआ। इसके अतराफ के चैपल्स में नेपोलियन के भाइयों जेरोम और जोसेफ बोनापार्ट और फ्रेंच के अजीम हुक्मरानों के मकबरे वाक़ हैं। फौज का म्यूजियम, जो मशरिकी और मगरिबी पेवेलियंस में वाक़ है, दुनिया का सबसे बड़ा और दौलतमंद फौजी कलेक्शन माना जाता है। फौज के म्यूजियम का कर्नल पॉल नेपोलियन के बारे में जोसेफाइन से ज्यादा वाक़फियत रखता था। बीसवीं सदी के दूसरे अजीम शख्सियतें, आर्टिस्ट और मुसन्निफीन मॉन्ट पार्नासी के होटलों की तरफ राग़िब करते हैं। छागल, गुआग्विन, मोडिग्लैनी और विजलर सभी यहीं रहते हैं और कैनवास को साफ करते हुए नजर आते हैं। दुनिया के अलग अलग म्यूजियम्स की अपनी एक अलग अलग तारीखें हैं, लेकिन जहां तक पेरिस के म्यूजियम का सवाल है, वो सारी दुनिया में अपनी मिसाल आप माना जाता है। पेरिस बुनियादी तौर पर दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक है। यहाँ के फनून लाजवाब, और अगर ऐसे नमूने जो उस तहजीब के लोगों की पसंद हो और इन्हें किसी एक जगह पर सजाया गया हो, तो आप अपने तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने खूबसूरत होंगे। लाजवाब पेंटिंग्स जो तारीखी अहमियत की हामिल हैं, वो भी बहुत ज्यादा तादाद में पेरिस के म्यूजियम में देखने को मिलती हैं। खूबसूरत अंदाज में बने जंग में एक सिपाही की बका के कई सामान भी यहाँ नुमाइशी तौर पर रखे गए हैं, वो भी तारीखी अहमियत के हामिल हैं। ऐसे हथियार जिन्हें नेपोलियन ने अपने इस्तेमाल में लाया था, वो भी यहीं पर देखने को मिल सकती है। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। हर सुबह ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा, रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करेज,
हौसला। पुर उम्मीद जिंदगी का सफर, प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी, हर पीर का जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा, प्रोग्राम फरमाने इलाही, हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर, प्रोग्राम नमाज फजर, रोजाना सुबह 5:30 बजे। मुस्तफा मुस्तफा प्रोग्राम नवाए सरो, रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। पेरिस के लोगों का ये दावा है कि अगर कोई इस म्यूजियम को एक मर्तबा देख ले तो उसकी जानकारी में बहुत ज्यादा इजाफा मुमकिन है। जंग के सामान के साथ साथ जो खूबसूरती को इजाफा करने वाले जेवरात है वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जंग में इस्तेमाल किए जाने वाले तारीखी अहमियत के हामिल लगभग 70,000 हथियार यहाँ पर नमूनों के तौर पर मौजूद हैं। मजमूई एतबार से अगर पेरिस के लोग ये दावा करते हैं कि इनका ये म्यूजियम दुनिया में अनोखा और एक है तो उनका दावा हक बजानिब है। बीसवीं सदी के दूसरे अजीम शख्सियतें, आर्टिस्ट और मुसन्निफिन मोंटपार्नासी के होटलों की तरफ राग़िब करते हैं। छागल, गौगुन, मोडिग्लियानी और विजलर सभी यही रहते हैं और कैनवस को साफ करते हुए दिखाई देते हैं। स्ट्राविंस्की ने अपनी म्यूजिक के बारे में बहुत कुछ लिखा है और अर्नेस्ट हेमिंगवे और हेनरी मिलर ने होटलों में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज और मौसीकी को होटलों से ही हासिल किया और पाया। पेरिस से 14 मील मगरिब की तरफ रोशनी के शहर जैसा खित्ता बहुत ही ज्यादा ताज्जुब खेज माना जाता है। ये फ्रेंच के दौलतमंद तबके की जानिब से छोड़ा गया शाहकार है। वर्सेलिस का शानदार चैटो, यहाँ के बागात जो ले नोट्रे की जानिब से बनाए गए हैं वो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं और रैंक के एतबार से फ्रेंच के क्लासिक लैंडस्केपिंग की शानदार मिसाल माने जाते हैं। वहाँ 3 खित्ते में गलियां और नहरें और फोम के फव्वारे बनाए गए हैं। ये मुकाम लुइस 14 की जानिब से बनाया गया जो उनके वालिद की शिकारगाह थी। ये इमारत 50 साल से जायद अरसे से मौजूद है। जैसे जैसे अदालत में मजीद इजाफा होता गया अब इसमें 20,000 से जायद अफराद के जमा होने की गुंजाइश बन गई है। इसकी तामीर में 30,000 से जायद मजदूरों ने हिस्सा लिया और 6,000 घोड़े इस्तेमाल में लाए गए और तकरीबन 60 मिलियन लीवरेस की रकम सर्फ की गई। उस वक्त एक लीवरे की कीमत चांदी के 1 पाउंड के बराबर थी और इसकी मौजूदा कीमत $10 बिलियन है।
اس کے سنگ مرمر کے صحن سے آپ بالکنی دیکھیں گے جہاں سن کنگ نے اس کے امراؤ مہمانوں کو مدعو کیا تھا۔ شاندار اپارٹمنٹس کے اندر 6 کمروں کا سلسلہ ہے جہاں 14ویں لوئس نے دربار مقرر کیا۔ اس کا بیڈ روم آج بھی ویسا کا ویسا ہی ہے جیسا کہ اس کے موت کے وقت تک تھا۔ جس بستر پر اس نے دم توڑا تھا وہ بھی آج ویسا ہی ہے۔ اس کا انتقال 1715 میں درباریوں کے ازدحام کے سامنے ہوا تھا۔ یہ بیڈ روم اس کے بیٹے لوئس 15 اور پوتے لوئس 16 کا بیڈ روم بھی آگے چل کر بنا، جس کی بیوی میری اینٹوینیٹی کے نام سے مشہور ہے۔ بیڈ روم میں آپ ایک پوشیدہ دروازہ بھی دیکھیں گے جس کو وہ اس وقت چھپنے کے لیے استعمال کرتی تھی جبکہ انقلابی گروہ ورسائلیز پہنچنے والے تھے۔ ورسائلیز بطور میوزیم 1830 میں لوئس فلپ کی جانب سے کھولا گیا، جبکہ یہ صرف جنگ کے وقت ہی متاثر ہوا تھا۔ چیپل کے سفید اور سنہرے شاندار نقش و نگار اور ملمہ کاری کیے ہوئے دروازے، تاج کا کمرہ اس کے حقیقی کینڈلیبرز اور چینڈلیئرز کے ساتھ شامل ہیں۔ بات مشہور ہے کہ سیلون جنگ کے دوران جہاں لوئس 14 نے اس کے عظیم کانفرنس کا منصوبہ بنایا تھا، ورسائلیز کو زبردست طور پر سجایا گیا تاکہ بادشاہ کے حرکات اور سورج کے حرکات کو فالو کر سکیں، یا اس کے برعکس کے بادشاہ ہمیشہ زندگی سے زیادہ اہم ظاہر ہو سکے جو روشنی کے ایک حالوں سے گھرا ہوا ہے۔ بیک نظر دیکھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چیٹو اور وہاں کے باغات کی مکمل سیر صرف ایک ہی دن میں ممکن نہیں ہے۔ ہاں، بس ایک جھلک ہی دیکھی جا سکتی ہے۔ وہاں جانے کے بعد ایک سیاح کو کام کرنے کے قابل صرف یہی ایک کام ہے کہ وہ آہستہ چلنے والی ایک بارج پر سوار ہو جائے اور پیرس آپ تک پہنچ جائے گا۔ پیرس میں کئی بڑی اور چھوٹی ہوٹلیں قیمتوں کے تمام زمروں کو لیے ہوئے موجود ہیں۔ کریلین، لوٹیٹیا، ایمبیسیڈر، کانکورڈ، موریس، جارج فپ اور ایتھنی پلازا وغیرہ وغیرہ، یہ سبھی بین الاقوامی شہرت یافتہ ایسی ہوٹلیں ہیں جو دنیا کی سوسائٹی کی دوڑ میں آج شامل ہیں۔ ان میں جہاں کہیں آپ ٹھہریں وہاں 5ویں منزل پر ضرور جائیے۔ پیرس ہمیشہ وہاں سے آپ کو رومانٹک نظر آئے گا۔ ویسے بھی پیرس ہے ہی ایک محبت کرنے والوں کا شہر۔ اگر اسے زندگی سے بھرپور شہر کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ پیرس کی رات کی زندگی کا ایک اپنا الگ مزاج ہے۔ اس کا طرز نرالا، خوشیوں سے بھرا ہوا اور زیادہ تر شریر مانا جاتا ہے۔ یہاں کا لائف اسٹائل، بس اس کا تو کیا کہنا۔ پلیس پیگالے میں کئی بسٹراس ہیں جہاں دوست عاشق بن جاتے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد ایک سیاح پر پیرس انمٹ نقوش چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ پیرس کو یاد رکھتا ہے۔ کوئی ایک بار یہاں آ جائے تو اس کی یادیں ہمیشہ اس کے ذہن پر چھائی رہیں گی۔ پیرس مختلف ہوگا، بالخصوص آپ کے لیے ذاتی خصوصی وجوہات کی بنا پر، چاہے وہ غذا کے نقطہ نظر سے ہو یا فیشن کے، آرٹ کے ہو یا آرکیٹیکچر کے، یا نہ ختم ہونے والی خوشیوں کے۔ اگر اسے دنیا کا صدر مقام کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔
देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो। मुख्तसर सी है जिंदगी यारो, अब तो कर लो कुछ, वरना रह जाएंगी बातें भी यहीं, ख्वाहिशें भी यहीं। मगर नाज़रीन, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हाजिर हैं लेकर आपका हर दिल अजीज प्रोग्राम अक्सर रसोई। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इस्तकबाल करते हैं हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सारा जी का। सारा, इस्तकबाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। तो सारा, आज आप हमारे लिए क्या बनाने जा रही हैं? आज हम बनाएंगे किशमिश वाले शामी कबाब। तो शुरू करें जी। तो इसके लिए हमें चाहिए दाल जी, अंडा, लहसुन, नमक जी, चिकन, हरी मिर्च, प्याज, दालचीनी का पाउडर, उबला हुआ अंडा, अदरक, किशमिश और जीरा। ठीक है सारा, चलिए शुरू करते हैं। जी। तो सबसे पहले हमें दाल और कीमा इसको पीसना है मिक्सी में। ठीक। तो आप मुझे एक जार दे दीजिए। ये वैसे तो शामी कबाब की ही तरह बनेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम मसाले भी और बनाने का तरीका भी चेंज करेंगे। ठीक है। तो इसमें आपने जो चिकन लिया है सारा, वो बॉईल लिया है? जी, बॉईल किया है हमने, और दाल भी जो है वो भी बॉईल। ठीक है। तो 1 स्पून दे दीजिए मुझे। ये दाल लेंगे, हमने नमक डालकर उबाली थी इसको। ठीक है। तो नाज़रीन, यानी कि हमने दाल को नमक डालकर उबाला है। सारा, इसमें चिकन में भी आपने नमक डाला हुआ है? जी। ठीक है। तो यानी कि दोनों को हम लोगों ने नमक डालकर उबाला है। उबला हुआ चिकन है, अब हम ये भी डालेंगे इसमें। ठीक है। दाल में। तो अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। ठीक है। नमक, क्योंकि हमने उबालने में भी नमक डाला है तो हम कम ही नमक डालेंगे इसमें। और दालचीनी पाउडर, जीरा और अंडा। 1 अंडा डालेंगे हम, ताकि जो कबाब है हमारे वो टूटे ना। हाँ। तो यानी कि नाज़रीन, हम लोगों ने अंडे का इस्तेमाल जो है इसे बाइंड करने के लिए किया है। अब हम इसको पीसे। ठीक है। ये अच्छी तरीके से पीस जी। इसको भी आपने काफी महीन पीसा है? जी, ये बिल्कुल एक पेस्ट की तरह बन गया है। अभी इस पेस्ट को हम निकालेंगे।
नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इस पेस्ट को काफी महीन पीसा है। बिल्कुल बारीक पीसना है इसको। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, बारीक काट कर रखनी है, और हरी मिर्च, अदरक। ये सबको डाल के हमें बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। तो सर, बॉयल एग का आप इस्तेमाल किस लिए करेंगे? ये मैं स्टफिंग करूंगी किशमिश की और अंडे की, तो इसको मिक्स करके हमें रखना है पहले। अब हम एक प्लेट में कद्दूकश करेंगे अंडा। तो अंडे की जर्दी हम नहीं लेंगे, सिर्फ हमें ये वाइट लेना है इसका। काफी इंटरेस्टिंग जो है रेसिपी है सारा ये, क्योंकि अंडे को कद्दूकस करके इसमें स्टफ करना, तो वो हम लोग पहली बार देखेंगे। अभी देखिए, इसमें हम मिक्स करेंगे अब किशमिश। ठीक है। तो नाज़रीन, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे ध्यान से देख रहे होंगे और आज ही इसे आप घर पर ट्राई करेंगे। तो अब इसके लिए हम लेंगे थोड़ा सा कीमा। ठीक है। और बीच में एक ऐसे इस तरह से स्कूप करेंगे इसको, और अंडे के साथ हम किशमिश डालकर जी हाँ, फिर हमें इसको कवर कर देना है, क्योंकि फ्राई करते बहुत एहतियात के साथ हमें इसको बंद करना है, ताकि किशमिश जो है वो नजर भी ना आए और वो बाहर भी ना निकले। ठीक है, यानी काफी एहतियात से बनाने की जरूरत है। तो इसमें हम कबाब बनाते हैं, ऑयल गरम कर लेते हैं, यानी कि जब तक हमारा तेल गरम होगा तब तक कबाब जो है रखे बन के तैयार हो जाएंगे। मुझे बताइए तेल कितना डालना है? बस इतना बहुत है, क्योंकि हमें फ्राई करना है बस। सर, मैं देख रही हूँ कि आपको काफी अच्छी तरीके से आपने इसको फोल्ड किया है, क्योंकि हम लोग जब फ्राई करते हैं तो ज्यादा खतरा जो है उसके टूटने का ही रहता है। तो यही चीज हमें ध्यान रखनी है कि अंदर की जो स्टफिंग है वो बाहर ना आए। ठीक है। तो सारा, मैं आपसे टिप लेना चाहूंगी कि अगर बाई चांस की बात है कि हमारा कबाब जो है वो टूट जाता है, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए? उसके लिए आप उसमें या तो कॉर्नफ्लावर मिक्स करते हैं या ब्रेड क्रम्स आते हैं, आप वो उसमें डाल सकती हैं। सारा लगभग बनकर तैयार हो गया है, तो एक काम करते, तेल भी गर्म होना शुरू हो गया है। हाँ, तो अभी हमारा एक कबाब रहता है। चलिए, तो अब बारी है इसे फ्राई करने की। जी, अब देखते हैं कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं, तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। आप मुझे वुडन स्पून दे दीजिए। तो हम कुछ छोटा सा से पीस लेकर हम देखते हैं। तो ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें बहुत एहतियात के साथ हमें डालना है कि ये टूट ना जाए।